दोस्तों, हमारा चंद्रमा सच में ही बहुत रहस्यमयी है। इंसान चांद पर पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा ही लगता है। अगर हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं की बात करें और पृथ्वी के चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी का चंद्रमा सबसे अलग है। पृथ्वी का चंद्रमा एक प्लैनेट्स की अपेक्षा में बहुत बड़ा है। मतलब सोलर सिस्टम में अन्य ग्रहों की जो चंद्रमा है वो उस ग्रह के मुकाबले बहुत छोटे हैं। पृथ्वी के चंद्रमा का साइज इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों बाइनरी प्लैनेट्स हो, जो कुछ डिग्री पर एक दूसरे की ऑर्बिट में घूमते हो। इसके तीव्र ग्रेविटी से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं जो समुद्री जीवन को श्वास देते हैं। चंद्रमा की वजह से हमारे ग्रह का टिल्ट स्टेबल है, जिस वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट बदलता रहता है और हम अलग अलग ऋतुओं का अनुभव करते रहते हैं। चंद्रमा के बिना इंसान कभी भी इस धरती पर इन्वॉल्व ना हो पाते। आज हम जो भी है वो धरती के चंद्रमा की वजह से है, लेकिन जो चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन दान देता है स्वयं वो खुद कैसे बना, ये प्लेनेटरी साइंस में अभी तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के उन रहस्यों को जानेंगे जो वैज्ञानिकों को हैरान करते आए हैं। लेकिन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अयांश है और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वैज्ञानिक चंद्रमा के बनने के बारे में अलग अलग थियरीज देते हैं, लेकिन सभी थियरीज एक ही तरह से शुरू होती है, इनर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से। अभी से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हो ही रहा था। उस समय सोलर सिस्टम अभी के मुकाबले पूरी तरह से अलग था। सूर्य के चारों ओर एक मोटी डिस्क फैली हुई थी। ये डिस्क गैस, धूल और रॉकी बॉडीज से बनी हुई थी। जब सूर्य बना और यह चमकने लगा तो ये धूल और गैस के बादल सूर्य से दूर होने लगे। सालों तक रॉकी बॉडीज आपस में मिलती गई और जुड़ती गई, जिनसे ग्रह बने जैसे कि पृथ्वी। लेकिन जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आज के मुकाबले कहीं अधिक थी। छोटे बड़े ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे और एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हुए अपना एक स्टेबल ऑर्बिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ग्रह आपस में टकराए और मर्ज हुए तो कुछ छोटे ग्रह बड़े ग्रहों की ग्रेविटी में फंसकर उन्हीं ग्राहकों के चारों ओर घूमने लगे और उनके चंद्रमा बने। ग्रहों के इस तरह से चंद्रमा बनने को कैप्चर थ्योरी कहते हैं। अब हमारा खुद का चंद्रमा इतना बड़ा है कि अगर यह पृथ्वी के बजाय सूर्य के चारों ओर घूमता तो शायद इसे एक ग्रह की उपाधि मिली होती। कैप्चर थ्योरी के अनुसार सौर मंडल के शुरुआती दौर में जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास से होकर गुजरा होगा तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया होगा और अपने ऑर्बिट में फंसा लिया होगा, जिसे आज हम अपने चंद्रमा के रूप में देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कोई थ्योरी देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य तो होना ही चाहिए। अब इस बात का क्या सबूत है कि चंद्रमा कोई ग्रह था जिसको पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी में फंसा लिया और अपना चांद बना लिया? अगर ये सत्य है कि चंद्रमा एक कैप्चर्ड प्लैनेट है, तो इसकी धरती और पृथ्वी की धरती की बनावट अलग अलग मटेरियल सौर स्टार से होनी चाहिए। दोनों की मिट्टी में भिन्नताएं होनी चाहिए। कैप्चर्ड थ्योरी को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बनने के समय के मिट्टी के सैंपल्स चाहिए और पृथ्वी की मिट्टी के भी ऐसे ही सैंपल्स चाहिए। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की हाईली वॉल्केनिक जगह से पृथ्वी की मिट्टी के सैंपल्स लिए और उनकी केमिस्ट्री को समझा और 1970 के दौर में अपोलो मिशन के दौरान लाई गई चांद की मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो नतीजे चौंकाने वाले निकले। वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा और पृथ्वी की मिट्टी की कंपोजिशन सेम है। मतलब चांद की धरती भी उन्हीं कंपोजिशन से बनी है जिनसे पृथ्वी बनी है। तो अभी तक वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चंद्रमा को पृथ्वी ने कैप्चर किया है। ये थ्योरी एक झटके में गलत साबित हो गई। अब वैज्ञानिक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर हमारा चांद बना तो बना कैसे। चांद के बनने की अगली पीढ़ी में वैज्ञानिकों ने वाटर कंटेंट पर फोकस किया। ये पूरी तरह से सूखे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने चांद को हजारों डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी में तपाया हो। नई थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी से 4.5 अरब साल पहले एक महाविनाशकारी घटना घटी जिसमें एक ग्रह की भीषण टक्कर हुई। लेकिन वो टक्कर चांद से नहीं बल्कि पृथ्वी से हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सोलर सिस्टम बना तब अन्य प्लैनेट्स अपना स्टेबल ऑर्बिट ढूंढने की कोशिश में एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रहे थे। ऐसे ही किसी सिचुएशन में मंगल ग्रह के आकार का एक तेया नामक प्लैनेट पृथ्वी से टकराया। ये टकराव इतना भयंकर था कि टक्कर की वजह से पृथ्वी का मेल्टेड मटेरियल अंतरिक्ष में बिखर गया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनी। रिंग का मोल्टन मटेरियल समय के साथ एक जगह पर इकट्ठा होता गया और उस मटेरियल ने एक बड़े गोले की शक्ल ले ली जिस पर चारों ओर लावा बिखरा हुआ था। ये बड़ा गोला हमारा चंद्रमा था, जो उस समय पृथ्वी से देखने पर लाल गेंद की तरह नजर आता, क्योंकि उस समय चांद हाई टेम्परेचर की वजह से धधक रहा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट से केमिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों एक कॉमन ओरिजिन शेयर करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई ये इम्पैक्ट थ्योरी सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चांद के अतीत की सही व्याख्या करती है। इसी वजह से ज्यादातर वैज्ञानिक चांद के बनने की इस इम्पैक्ट थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर भेजे गए स्पेस प्रोब चांद के पीछे वाले हिस्से में यानी फार साइड में गए, जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। वहां प्रोब्स ने चांद की फार साइड की फोटोग्राफ्स ली और पृथ्वी पर भेजी। जब वैज्ञानिकों ने चांद की फार साइड की उन फोटोग्राफ को देखा तो वैज्ञानिक अचरज में पड़ गए। दरअसल जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो चांद में हमें डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं। उन डार्क स्पॉट्स की वजह से चांद में हमें अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हुई नजर आती है। लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से चांद में अलग अलग तरह की आकृतियां ढूंढते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चांद पर वो डार्क स्पॉट्स क्यों है और वो कैसे बने। अभी से करीब 100 साल पहले तक खगोलविदों को लगता था कि चांद पर पानी के समुद्र बने हुए हैं।
जिसकी वजह से चांद पर ब्राइट और डार्क पैटर्न दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि प्राचीन समय में चांद पर ज्वालामुखी फटे थे, जिसकी वजह से वहां पर चारों ओर लावा बिखर गया, जिसने चांद की सतह को डार्क बना दिया। पृथ्वी पर भी कई जगहों पर प्राचीन समय में लावा बहने की वजह से डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं, जो हूबहू चंद्रमा पर बने डार्क पैचेस की तरह है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि जब चांद नया था तब इस पर एस्ट्रॉइड की बमबारी हुई होगी, जिसकी वजह से चांद की ऊपरी क्रस्ट टूटी, उसमें से धधकता हुआ लावा बाहर निकला और चांद की सतह पर लावा की बाढ़ आ गई। जब वो लावा ठंडा हुआ तो उसने चांद पर डार्क स्पॉट्स बना दिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चांद हमारे नजदीक से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इस वजह से पृथ्वी ने चांद को लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से चांद का एक फेस हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। लेकिन चांद का जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमारे लिए पूरी तरह से एक मिस्ट्री है, क्योंकि हम उसे कभी देख ही नहीं पाते। साल 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 फ्लाई करते हुए जब चांद के फार साइड वाले हिस्से में पीछे की ओर गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि चांद का पीछे का हिस्सा भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा जैसा कि फ्रंट वाला हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन जब चांद के पीछे वाले हिस्से की तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान रह गई। आप भी अपनी स्क्रीन पर चांद के फ्रंट और बैक साइड की तस्वीरें देख सकते हो, जो देखने में बिल्कुल ही अलग लगती है। चांद की बैक साइड की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई एलियन प्लेनेट है, जो एस्ट्रॉइड के टकराव की वजह से बनी है। लेकिन चांद के पार साइड वाले हिस्से में कोई लावा बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से चांद की फार साइड वाली जमीन पर ब्लैक स्पॉट्स नहीं बने। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? जब चांद बना था तब इसकी क्रस्ट तो एक समान बनी थी, तो आज चांद के दोनों हिस्सों में इतनी भिन्नता क्यों? हाल ही में नासा द्वारा किए गए मून मिशन से ये कंफर्म हुआ कि चांद की पीछे वाली क्रस्ट आगे वाली क्रस्ट से 30 मील ज्यादा मोटी है। यही कारण रहा होगा कि आगे की क्रस्ट पतली होने की वजह से एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से टूट गई, जिसमें से लावा बाहर निकल आया। लेकिन पीछे वाली क्रस्ट के मोटे होने की वजह से एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट का असर इतना नहीं हो पाया कि वो पीछे वाली क्रस्ट को तोड़ पाते और लावा बाहर निकल पाता। अब वैज्ञानिकों के सामने चंद्रमा की एक और नई पहेली थी, जो आज भी अनसुलझी है कि आखिर चांद की पीछे वाली क्रस्ट आगे वाली की अपेक्षा इतनी मोटी क्यों है। हालांकि इसके बारे में भी वैज्ञानिक अलग अलग थियरीज देते हैं। चांद के दूसरी तरफ की क्रस्ट का मोटा होना इम्पैक्ट थ्योरी को गलत साबित करता हुआ नजर आ रहा था। चांद और पृथ्वी की मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज तो यही कहती है कि दोनों कॉमन ओरिजिन शेयर करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इम्पैक्ट थ्योरी को सुपर कंप्यूटर पर टेस्ट किया तो वैज्ञानिकों के सामने चांद के बनने का एक नया सच सामने आया। दरअसल थिया प्लैनेट के पृथ्वी के साथ इम्पैक्ट से एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा बने थे। अभी से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से देखने पर एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा दिखाई देते थे। एक चंद्रमा आकार में थोड़ा बड़ा था तो दूसरा आकार में थोड़ा छोटा। छोटा वाला चंद्रमा बड़े वाले चंद्रमा को चेस कर रहा था और समय के साथ धीरे धीरे बड़े चंद्रमा के करीब आता जा रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि दोनों चंद्रमा एक दूसरे में मर्ज हो गए। छोटा वाला चंद्रमा बड़े वाले चंद्रमा के फार साइड यानी पीछे वाले हिस्से में टकराकर उसी में विलीन हो गया, जिससे चंद्रमा का आकार भी बड़ा हुआ और चंद्रमा के पीछे वाली साइड मोटी हो गई। अब क्योंकि छोटा चंद्रमा बड़े चंद्रमा से आमने सामने से नहीं टकराया था, बल्कि बड़े चंद्रमा को चेस करते हुए छोटा चंद्रमा उसमें समाया था, तो इस इम्पैक्ट से कोई भी मटेरियल उछलकर अंतरिक्ष में नहीं बिखरा था। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है कि कभी पृथ्वी के 2 चंद्रमा हुआ करते थे, लेकिन इसका सबूत केवल सुपर कंप्यूटर्स द्वारा बनाई गई सिमुलेशन से मिलता है। इसी वजह से इस थ्योरी से सभी एस्ट्रोनॉमर्स सहमत नहीं थे। कुछ खगोलविदों को लग रहा था कि चांद के दूसरी साइड के मोटे होने का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। हालांकि डबल मून थ्योरी भी चांद की फार साइड वाली क्रस्ट के मोटे होने को सही एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन कुछ खगोलविदों ने चांद की फार साइड वाली क्रस्ट के मोटे होने की एक अलग थ्योरी दी। दरअसल वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के जन्म की कड़ियां अब अपने सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में ढूंढना शुरू की। वैज्ञानिक बड़े बड़े टेलीस्कोपों से ब्रह्मांड को खंगालने लगे और एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था कि चंद्रमा का पिछला वाला हिस्सा इतना मोटा क्यों है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे सौर मंडल से 480 प्रकाश वर्ष दूर एक पृथ्वी जैसा रॉकी प्लेनेट है जो हमारे सूर्य जैसे तारे को ऑर्बिट करता है, लेकिन वो ग्रह जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उस प्लेनेट का नाम है करोत 7b। इस ग्रह की खास बात यह है कि ये अपने तारे का चक्कर पृथ्वी से भी 60 गुना ज्यादा करीब से लगाता है, जिस वजह से इसके तारे की ग्रेविटी ने इसको लॉक कर लिया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी ने चंद्रमा को लॉक कर रखा है। इस ग्रह के लॉक होने की वजह से इसका एक फेस हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, तो दूसरा फेस हमेशा तारे से दूसरी तरफ। अब क्योंकि करोत 7b प्लेनेट का एक फेस हमेशा इसके तारे की ओर होता है, तो उस वाले फेस में हमेशा दिन रहता है, जिसकी वजह से उस फेस का टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा कि उस फेस में हमेशा पत्थर व अन्य चीजें पिघली हुई अवस्था में मैग्मा के रूप में होती है, और ये तो कुछ भी नहीं, वो मैग्मा वेपर में तब्दील होकर बादलों की शक्ल ले लेता है। लेकिन करोत 7b के फार साइड वाले फेस में हमेशा रात बनी रहती है, तो दूसरा वाला फेस बहुत ज्यादा ठंडा है, इतना ठंडा कि वहां सब कुछ जम जाए। एक ही प्लैनेट पर 2 तरह की अपोजिट कंडीशंस का होना इसको दूसरे ग्रहों से भिन्न बनाता है। खैर, जब स्टार साइड वाले फेस में मैग्मा के बादल बनते हैं तो वो बादल प्लैनेट के फार साइड वाले हिस्से में चले जाते हैं। अब क्योंकि फार साइड वाला हिस्सा बहुत ठंडा है, तो उधर पहुंचकर मैग्मा के बादल भी ठंडे होने लगते हैं और मैग्मा की बारिश होने लगती है। और कभी कभी तो सरफेस पर पहुंचने से पहले ही मैग्मा पूरी तरह से जमकर पत्थर बन जाता है, तो वहां कभी कभी पत्थरों की भी बारिश होती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी पृथ्वी पर ओलों की बारिश होती है।
करोत 7b के इस रवैये की वजह से इसकी फार साइड वाली क्रस्ट नियर साइड वाली क्रस्ट से ज्यादा मोटी है। अब वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा की क्रस्ट भी कुछ इसी तरह से बनी होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब चंद्रमा बना था तब पृथ्वी भी आग की तरह धधक रही थी, तो हो सकता है कि पृथ्वी के गर्म माहौल की वजह से चंद्रमा के इनर साइड वाली क्रस्ट पिघलकर बादल बनकर फार साइड में चली गई हो और 7b की ही तरह चांद के पीछे वाली क्रस्ट मोटी हो गई हो। हालांकि ये थ्योरी भी चांद के पार साइड वाली क्रस्ट के मोटे होने को सही एक्सप्लेन करती है। अब इन दोनों थियरीज में कौन सी थ्योरी सही है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। अब क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी घटना घट रही है, इस वजह से वैज्ञानिक दूसरी वाली थियरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि करोत 7b प्लेनेट से इंस्पायर है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज पृथ्वी का सरफेस बहुत ठंडा है, जितना हमें चाहिए, लेकिन पृथ्वी की कोर में रेडियो एक्टिव डीके की वजह से धातुओं पिघली हुई अवस्था में है, जिसकी वजह से पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की कोर के हाई टेम्परेचर की वजह से ही पृथ्वी पर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और हम पृथ्वी पर जगह जगह पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज देखते रहते हैं। पृथ्वी की कोर के इसी रवैये की वजह से पृथ्वी के सरफेस पर कहीं पर नहीं पर्वतमालाएं बनती है तो कहीं पर खाड़ियां बनती है। ऊपरी क्रस्ट नीचे जाती है जहां पर पृथ्वी की कोर क्रस्ट को पिघला देती है और पर्वतमालाओं और ज्वालामुखी के द्वारा लावा के रूप में पुरानी क्रस्ट फिर से ऊपर आ जाती है और पृथ्वी पर ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इस वजह से पृथ्वी की क्रस्ट हमेशा बदलती रहती है और नई होती रहती है, और ऐसा होना जरूरी भी है क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी के सरफेस पर वो मिनरल्स पहुंचते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, और इस तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटी ये दर्शाती है कि प्लेनेट अभी जिंदा है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के पास पृथ्वी की तरह कोई रेडियो एक्टिव कोर नहीं है। उनको लगता है कि चंद्रमा की कोर एकदम ठंडी और जमी हुई अवस्था में है, जिसकी वजह से चंद्रमा की जियोलॉजी मर चुकी है। लेकिन चांद पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो वैज्ञानिकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है और उनकी सोच को ही बदल देती है। पिछले 100 सालों में वैज्ञानिकों ने चांद पर अजीब तरह के लाइट बर्स्ट होते हुए देखे हैं जो अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। जब चांद पर अपोलो 11 मिशन किया जा रहा था तब नील आर्मस्ट्रांग ने लैंडर की विंडो से देखा कि चांद पर एक जगह एक स्पॉट आसपास की धरती की अपेक्षा ज्यादा ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने चांद के एक पर्टिकुलर एरिया में 700 से भी ज्यादा बार एक चमकीली रोशनी को देखा है। कुछ लोग चांद पर हो रहे इस तरह के फिनोमेना को एलियंस की एक्टिविटीज मानते हैं और कहते हैं कि चांद पर एलियंस आते जाते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक चांद पर एलियंस की एक्टिविटीज को खारिज कर देते हैं। यही कारण है कि चांद पर कभी कभी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती है। वहां पर अभी भी वॉल्केनो फटते रहते हैं जिनसे निकलने वाला धुआं सूर्य के प्रकाश से चमकने लगता है। चंद्रमा की मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी पर जो जीवन पनपा और जीवन पृथ्वी पर चारों ओर बिखर गया, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ है। अगर चंद्रमा ना होता तो शायद पर जीवन पैदा ही नहीं होता। पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रमा भी बन चुका था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी से 15,000 मील दूर था, जो आज के मुकाबले पृथ्वी से बहुत बड़ा दिखाई देता था। चंद्रमा के इतना करीब होने की वजह से इसकी ग्रेविटी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा असर डाल रही थी। नए बने समुद्रों का पानी चांद की ग्रेविटी की वजह से ऐसे ऊपर उठता कि मानो पानी पृथ्वी को छोड़ उछलकर चंद्रमा पर ही चला जाएगा। आज हम समुद्री लहरों को फीट या मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन उस समय समुद्री लहरें इतनी ऊंची उठा करती थी कि लहरों को किलोमीटर में मापा जा सके, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर समय सुनामी बनी रहती। बड़ी बड़ी सुनामी की वजह से समुद्र का पानी जमीन पर आता और जमीन से ज्वालामुखियों से निकले मिनरल्स को समेटकर फिर से समुद्र में ले जाता। सालों साल तक चली ऐसी प्रक्रिया की वजह से पानी में ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स इकट्ठे हुए जो एक नए जीवन को जन्म दे सकते थे, और जीवन का पहला बीज भी पृथ्वी पर गर्म पानी में पनपा। वो पानी ऑर्गेनिक केमिकल से भरा पड़ा था। वो लाइफ आज इन्वॉल्व होकर इतनी जटिल हो चुकी है कि हम अब अपने ओरिजिन के बारे में सवाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे इवोल्यूशन में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि शुरू से ही चंद्रमा ने पृथ्वी को टिल्ट करके उसको होल्ड किए रखा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं बनी जो जीवन को इवॉल्व होने के लिए बहुत जरूरी थी। अब आप मंगल ग्रह को ही देख लीजिए। भले ही मंगल के पास 2 चंद्रमा है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है कि मंगल ग्रह के टिल्ट को होल्ड कर पाए। नतीजा ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन पनपा भी था, लेकिन स्टेबल टिल्ट न होने की वजह से जीवन समाप्त भी हो गया और मंगल एक बंजर ग्रह बन गया। अगर पृथ्वी का टिल्ट स्टेबल ना होता और ये भी मंगल ग्रह की ही तरह स्विंग करती, तो पृथ्वी पर जिस तरह से हर साल ऋतु में बदलती है, उसी तरह आइस एज आती और जाती, जिससे पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को इवॉल्व होने का मौका ही नहीं मिल पाता और पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाता। आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूर दूर तक एलियन लाइफ खोजने में जुटे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन लाइफ होने के उस ग्रह पर ज्यादा चांसेस होंगे जिसका जोड़ीदार चंद्रमा उसको होल्ड किए होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन को यहाँ तक इवॉल्व करने में ही सहायक नहीं रहा, बल्कि हमारा भविष्य भी चंद्रमा पर ही डिपेंड है। अगर हम इंसानों को भविष्य में इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बनाना है या इंटेलेक्टिक सिविलाइजेशन बनाना है, तो उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एक तो चांद का एटमॉस्फेयर नहीं है और उसकी ग्रेविटी बहुत कम है। इस वजह से किसी भी स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करने में जितनी कठिनाइयां पृथ्वी से लॉन्च करने में होंगी, उतनी ही सरलता से चंद्रमा से लॉन्च किया जा सकेगा। इसी वजह से वैज्ञानिकों का फोकस भविष्य में चंद्रमा पर लूनर बेस बनाने का है, जिसके अपने बहुत से फायदे होने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा पर लूनर बेस बनाकर वहां पर रहना इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि चांद पर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
तो सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड का खतरा हमेशा बना रहेगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का वहां पर सरवाइव करना आसान नहीं रहने वाला। और जैसा कि चंद्रमा का एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो वहां पर स्पेस रॉक जैसे कि कमेंट्स आकर टकराएंगे, वो भी जानलेवा साबित होंगे। और चांद पर एक और खतरा होगा, टेम्परेचर का अप होना। जैसा कि चांद पर हवा है ही नहीं, तो वहां पर हीट चांद पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जिस वजह से जब रात का समय होगा तो तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही खतरों से बचने के लिए वैज्ञानिक चांद पर बंकर बनाकर उनमें बेस बनाने का विचार बनाते हैं, लेकिन बंकर बनाने के लिए चांद पर खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार शायद हमें चांद पर खोदने की जरूरत न पड़े, क्योंकि चांद पर पहले से ही प्राकृतिक तौर पर बड़े बंकर मौजूद हैं। चांद पर एक स्काईलाइट नाम का होल है, जो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, लेकिन यह होल तो सिर्फ एक एंट्री द्वार है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस होल के अंदर बड़ी बड़ी गुफाओं और टनल्स का नेटवर्क बना हुआ है, और ये टनल्स चांद की सतह के नीचे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये पानी के बहने की वजह से नहीं बने, बल्कि कभी इनमें से होकर लावा बहा होगा, जिसने इनका निर्माण किया। ऐसे टनल्स को लावा ट्यूब्स कहा जाता है, और ऐसे ही टनल्स पृथ्वी पर भी बने हुए हैं, जैसे कि आइसलैंड। ये ट्यूब एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रोमीटर और इम्पैक्ट और टेम्परेचर स्विंग जैसी खतरों से बचा सकते हैं। ये ट्यूब्स इतने बड़े हैं कि इनमें एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। चांद पर वो अनमोल खजाना भी मौजूद है जिसको वैज्ञानिक सबसे पहले खोजते हैं, पानी। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर भरपूर मात्रा में पानी का भंडार मौजूद है, जो जमी हुई अवस्था में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है। मतलब चांद पर मौजूद पानी को पीने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, साथ ही पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है, और ब्रीदेबल ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की धरती पर 6 अरब टन वाटर आइस मौजूद है, और ये इतनी ज्यादा है कि अगर इससे रॉकेट फ्यूल बनाकर 20 रॉकेट्स रोजाना लॉन्च की जाए तो भी ये पानी 100 सालों में भी खत्म नहीं होने वाला। ये बात सच है कि चांद हमारे लिए उपयोगी था, उपयोगी है और उपयोगी रहेगा, और भविष्य में हम चंद्रमा की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक दिन इंटरप्लेनेटरी और इंटेलेक्टिक सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं होगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही परम सत्य है। जो चांद आज पृथ्वी पर जीवनदायी है, वही चांद ही एक दिन पृथ्वी से जीवन को छीन लेगा और पृथ्वी पर महाप्रलय ला देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैसे तो चांद के दूर होने की गति बहुत धीमी है। चांद एक साल में 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर खिसक जाता है, और अभी से करोड़ों सालों के बाद चंद्रमा पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि वो पृथ्वी से एक छोटी सी डॉट के रूप में दिखाई देगा। उस समय चांद के इतना दूर चले जाने से पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन धीमा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी के दिन और रात अभी के मुकाबले काफी बड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद का जो समय रहेगा वो तो महाप्रलय का ही रहेगा, क्योंकि अभी से करोड़ों साल बाद चंद्रमा पृथ्वी से दूर तो चला जाएगा, लेकिन उसी टाइम पीरियड में हमारा सूर्य रेड जॉइंट बनने की ओर अग्रसर होगा, जिसकी वजह से इन सोलर सिस्टम घनी सोलर विंड्स और चार्ज पार्टिकल से भर जाएगा, और ये सोलर विंड चंद्रमा पर धक्का लगाएंगी, जो चंद्रमा को पृथ्वी की ओर वापस धकेलेगी। सोलर सिस्टम में सोलर विंड के भर जाने से चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में इनका सामना करना पड़ेगा, जिससे चंद्रमा की पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा को तेजी से अपनी ओर खींचेगी, और एक बार फिर से चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा। तब चंद्रमा पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर इतना तेज होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सप्लोड होने के बाद चंद्रमा का जो मलबा होगा वो पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगा, जिससे पृथ्वी के चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक रिंग बन जाएगी। इस रिंग को पृथ्वी से भी देखा जा सकेगा, जो देखने में तो एक खूबसूरत दृश्य होगा, लेकिन ये रिंग पृथ्वी को तबाह कर देगी, क्योंकि रिंग में जो पत्थर मौजूद होंगे वो पृथ्वी पर बरसने लगेंगे। पूरा आसमान इन पत्थरों की बारिश से भर जाएगा। जब ये पत्थर पृथ्वी से टकराएंगे तब पृथ्वी पर महाविनाश की घटना होगी। कभी पृथ्वी के ही गर्भ से जन्मा चंद्रमा फिर से पृथ्वी में ही समा जाएगा। जैसे हिसाब से पृथ्वी पर जीवन लीला शुरू हुई थी, उसी तरह इस पर जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जिस चंद्रमा ने पृथ्वी पर जीवन दिया, वही चंद्रमा पृथ्वी से जीवन को छीन लेगा। सुनने में ये दुखद और कड़वा जरूर लगता है, लेकिन कुदरत के खुद के नियम हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं। प्रकृति में कहीं पर विनाश की घटना घटती है तो उसी समय में कहीं और सृजन की घटना भी घटती है। जब पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घट रही होगी, उसी समय सुदूर ब्रह्मांड में कहीं पर नए तारे के बनने के साथ नई पृथ्वी और नए चंद्रमा का निर्माण हो रहा होगा, जहां पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। सृजन और विनाश यही प्रकृति का समय चक्र है, और हम सबको कुदरत के इस समय चक्र से होकर जरूर गुजरना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।